Hello friends, in this video we will study about 10th class history chapter 1, the rise of nationalism in Europe. As you know friends, हमने अपने लास्ट लेक्चर में फ्रेडरिक सूरियो की पिक्चर के बारे में पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा और इसके साथ साथ नेपोलियनिक कोड के बारे में पढ़ा और नेपोलियन का अदर यूरोपियन कंट्रीज पर इम्पैक्ट के बारे में भी पढ़ा। और इस वीडियो में अब हम पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन में क्लियर लिखा हुआ है कि मिड 18th century यूरोप यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टुडे। जैसा कि नेशन स्टेट, जैसा कि कंट्रीज का फाउंडेशन हम आज देखते हैं, जर्मनी, इटली, अदर मैनी यूरोपियन कंट्रीज का फाउंडेशन हम आज देखते हैं फ्रेंड्स, एंशियंट टाइम पे पहले ऐसा मिड 18th सेंचुरी तक ऐसा कुछ भी नहीं था। नेशन स्टेट का कोई नाम नहीं था। जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। ये जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड थी। यहाँ पर अलग अलग मोनार्क थे, अलग अलग ये लैंग्वेजेस बोला करते थे। फैमिली 3 लैंग्वेज ये बोला करते थे, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन लैंग्वेज ये लोग बोला करते थे। यूनिटी नहीं थी, ओवरऑल आप कह सकते हैं यूनिटी नहीं थी। कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग इनमें नहीं थी, ना इनका कॉमन कल्चर था कोई। they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups। इनके लैंग्वेज अलग थी, इनकी कल्चर अलग था, इनकी जो कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग है वो चीज इनमें नहीं थी। इसमें एक बेस्ट एग्जांपल है हब्सबर्ग एम्पायर का, दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया और हंगरी पर ये हब्सबर्ग एम्पायर वहां पर तब रूल करता था। फॉर एग्जांपल was a patchwork of many different regions and peoples. It included the Alpine region, the Tyrol, Austria, and the Sudetenland, as well as Bohemia, where the autocracy was predominantly German speaking। यहाँ जर्मन बोली जाती थी, जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे। और एक और बात फ्रेंड, जब इतनी सारी डाइवर्सिटीज हैं, इतने सारे डिफरेंसेस हैं, तो हम कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात नहीं कर सकते, नहीं सोच सकते इस टाइम पर कि लोग यूनाइट हो जाएंगे और कलेक्टिवली वर्क करेंगे। The only tie binding them diverse groups together was a common allegiance to the emperor। केवल एम्परर एक हो सकता है फ्रेंड्स, इसके अलावा उन लोगों में दूसरी और कोई कॉमननेस और सिमिलरिटी नहीं थी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अब हम आगे पढ़ते हैं द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास के बारे में। सोशली एंड पॉलिटिकली a landed aristocracy was the dominant class on the continent। यूरोपियन कंट्रीज में जो एरिस्टोक्रेसी थी वो डोमिनेंट ग्रुप था। भले ही ये क्वांटिटी में छोटे थे, नंबर ऑफ पीपल यहाँ पर कम थे, बट ये डोमिनेंट थे। कैसे? दे ओन एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। इनके पास ज्यादातर प्रॉपर्टीज हुआ करती थी। दे स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज जो था फ्रेंच सिंबल बन गया था एक एरिस्टोक्रेसी का, हाई क्लास सोसाइटी का हैशटैग ये सिंबल बन गया था उस टाइम पर। फॉर प्रॉस्पेरियस ऑफ डिप्लोमेसी, मतलब, और ये फ्रेंच लैंग्वेज को यूज करते थे फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाई ऑफ मैरिज। इनकी अपनी ही जो ग्रुप थे, अपने ही जो इनकी फैमिलीज थी, वहीं पर उन्हीं में ही ये मैरिज किया करते थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। नो डाउट ये कम नंबर में कम थे, बट पावर में ज्यादा थे। इन वेस्टर्न and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market। इस टाइम पर फ्रेंड्स मैं आपको एक ओवरऑल एक बात बता दूं, 3 क्लास थी, एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास। तो एरिस्टोक्रेसी क्या थी वो हमने जस्ट अभी पता कर लिया। अब हम पढ़ रहे हैं मिडिल क्लास के बारे में। एरिस्टोक्रेसी नंबर में कम थे बट पावर में ज्यादा थे, उनके पास पावर थी, उनके पास प्रॉपर्टी थी। अब सेकंड क्लास हुई है मिडिल क्लास, जिसमें कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हो गए हैं, जो कमर्शियल क्लास जो थी। इसमें देख लीजिए, इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, a working class population and middle class made up of industrialists, businessmen and
प्रोफेशनल्स, ये वही क्लास है जो बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स की थी. इट वाज अमंग द educated liberals, middle classes, that ideas of national unity followed the abolition of aristocratic privileges gained popularity. ये जो एडुकेटेड मिडिल क्लास थी, ये एक्चुअली एबोलिश करना चाहती थी एरिस्टोक्रेसी को, और एक नेशनल यूनिटी के आइडिया को ये आगे बढ़ाना चाहती थी. ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं what did liberal nationalism stand for. लिबरल नेशनलिज्म का क्या मीनिंग है एक्चुअली फ्रेंड्स. जो लिबरल नेशनलिज्म है वो लैटिन वर्ड, इसका जो लैटिन रूट है वो उसका मीनिंग होता है लिबर, मीनिंग फ्री. इसका मीनिंग होता है फ्री. फॉर द न्यू मिडिल क्लास, liberalism stood for freedom for the individual and equality for all before the law. कहने का मतलब यही है कि जो ये एडुकेटेड मिडिल क्लास थी, ये इसने एक न्यू टर्म लिबरलिज्म का यूज किया यूरोपियन कंट्रीज में. अर्ली 19 यूरोपियन कंट्रीज में इन्होंने लिबरलिज्म वर्ड का यूज किया है, और इट इज स्टैंड फॉर इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, कि कानून के आगे, कानून के लिए सभी लोग बराबर होने चाहिए. नेपोलियनिक कोड आया था, उसने भी बहुत सारे चेंजेस लाए थे, कुछ सही थे कुछ गलत थे, लेकिन फिर भी कंट्री बहुत सारे लेवल पर सफर कर रही थी. वुमेन को कोई राइट नहीं था, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है उनके पास कोई राइट नहीं था, बहुत सफ्रेज नहीं था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे इश्यूज थे दीदी. तो इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स. इकोनॉमिक स्फीयर में देखा जाए तो जो लिबरलिज्म था उसका मीनिंग था फ्रीडम ऑफ मार्केट and the abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital. जो सामान है, जो पैसा है, जो मार्केट है, वहां पर लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, क्योंकि उस पे बहुत तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे. लोगों को अपने गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस को उस समय फेस करना पड़ता था. Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states. Each of these possessed its own currency and weights and measures. जब नेपोलियनिक कोड आया था तो फ्रेंड्स उसने 39 स्टेट को कॉन्फेडरेशन किया था. ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, और हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था. इससे क्या हुआ था, these possessed its own currency and weights and measures. इन्होंने अपने एक यूनिफाई कर दिया था, ठीक है, अपना एक करेंसी और वेट और मेजर्स को इन्होंने बना दिया था. इट्स ओके, ये चीज क्लियर है कि इससे चलो कुछ हद तक इनको हेल्प मिली थी. Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange. Such condition, लेकिन फिर भी देखिए जब अदर कंट्रीज में जाया जाता था, अदर टेरिटरीज में जाया जाता था, तो हर जगह पर माल के साथ साथ उसके जो वेट और मेजर है वो चेंज हो जाते हैं, जिसके बारे में हमने अपनी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, और इसके मैंने आपको अपनी पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में सारा कुछ बताया हुआ है. तो ये जो कंडीशन थी वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस. ये बहुत सारे बैरियर्स बने हुए थे न्यू कमर्शियल क्लासेस के लिए, हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइंग इकोनॉमिक टेरिटरी, जिसके लिए लोग डिमांड कर रहे थे कि एक यूनिफाइंग इकोनॉमिक टेरिटरी बन जानी चाहिए. In 1834, a customs union of Zollverein, फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये. In 1834, a customs union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German state. 1834 में Zollverein को बनाया गया, और इससे क्या हुआ, इसको इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ जर्मन, और ये बाकी जो जर्मन स्टेट्स हैं उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया. ये क्या था, the union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. इससे क्या हुआ, जो टैरिफ बैरियर्स थे उनको हटा दिया गया, और जो डिफरेंट टेरिटरीज में डिफरेंट करेंसी का यूज हो रहा था उसको भी कम कर दिया गया. और देखिए 30 में से जो 28 करेंसीज हैं उनको हटा करके केवल 2 करेंसीज को यहाँ पर अब
रखा गया है। और इसके आगे देखते हैं, फॉलोइंग अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, एक और नया ग्रुप आया, कंजर्वेटिज्म। व्हाट इज दिस कंजर्वेटिज्म? Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. 1815 में जब नेपोलियन हार गया था, नेपोलियन जब चला गया, उसके बाद एक नई और स्पिरिट आई कंजर्वेटिज्म की। तो फ्रेंड्स, कंजर्वेटिज्म होता क्या है? कंजर्वेटिव्स थे कौन? कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. वो ही सब कुछ सिचुएशन वापस से आ गई जैसे कि पहले थी। यही कंजर्वेटिज्म की एक आइडियोलॉजी थी, यही इस चीज को मानते थे। अब इसके बाद देखिए, in 1815, representatives of the European power, Britain, Russia, Prussia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon. नेपोलियन बोनापार्ट को किसने हराया था 1854 में वाटरलू के बैटल में? ये चीज हमने पढ़ ली है। कौन कौन सी कंट्रीज थी? ब्रिटेन, रशिया, प्रुशिया, ऑस्ट्रिया ने मिलकर के कलेक्टिवली नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था। तो इसके बाद met at Vienna to draw up a settlement for Europe, और इसके बाद उन्होंने वियना में एक सेटलमेंट कर लिया है आपस में। द बार्बन डायनेस्टी, इसके बाद देखिए क्या होता है, द बार्बन डायनेस्टी which had been deposed during the French Revolution was restored the power। जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया तो जो बॉर्बन डायनेस्टी है फ्रांस में, वो फिर से आ गई पावर में। ठीक है, फिर क्या होता है, एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एक्सटेंडेड अंडर नेपोलियन। और नेपोलियन ने क्या किया था, फ्रांस के साथ साथ अदर यूरोपियन कंट्रीज पर भी अटैक किया था और बहुत सारे टेरिटरीज को उसने जीता भी था। तो वो सब कुछ क्या हुआ, वापस से हट गया। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in further। क्या किया गया, फ्रांस के चारों तरफ ऐसी बाउंड्रीज, बैरियर्स बना दिए गए जिससे कि फ्रांस अपना जो एक्सपेंशन है, फ्रेंच अपने एक्सपेंशन फ्यूचर में कभी नहीं कर पाए। The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new collective order in Europe। अब देखिए, the main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe। Conservative regimes set up in 1815 were autocratic। ये तो हमने अपने ऊपर ही जब हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था, ये तो मैं तभी पढ़ लिया कि वो ऑटोक्रेटिक थे। वापस से जैसा कि फ्रांस कंडीशन पहले थी वही सब वापस से आने लगी। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government। जो भी उनकी तरफ अपोज करता, जो भी उनकी तरफ अपने व्यूज को प्रेजेंट करने की कोशिश करता, ये जो कंजर्वेटिव्स थे ये उस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते थे और उसको फिर वहां पर पनिश किया जाता था। मतलब कि फ्रांस में फिर से मोनार्की, ऑटोक्रेसी आ गई है, फिर से वही प्रॉब्लम सारी शुरू हो गई है। One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order। अब देखिए, क्योंकि अब कंजर्वेटिज्म आ गए तो जो लिबरलिस्ट थे, लिबरलिज्म जो था, जो हमने अभी अपने ऊपर पीछे टॉपिक में पढ़ा हुआ है, उनके सामने सबसे बड़ी एक ही प्रॉब्लम थी, वॉज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। उन लोगों को बोलने की बिल्कुल भी परमिशन, उनको फ्रीडम, आजादी नहीं मिली है। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम है, कंडीशन खराब हो रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। द रेवोल्यूशनरीज during the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground। बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज वर्क कर रही थी अब अंदर ही अंदर, क्योंकि कंडीशन वॉश होती चली गई। सीक्रेट सोसाइटीज sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas। To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna
कांग्रेस। वियना में जो यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रीटी हुई थी, यहाँ पर उसको पूरी तरीके से ये लोग अपोज करने की तैयारी कर रहे हैं। One such individual was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मोस्टली एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि गॉजेप मैजिनी क्या कौन थे, उनका क्या रोल था, तो ध्यान से सुनिए। One such individual was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini, born in Genoa in 1807. He became a member of the secret society. इसके बाद इन्होंने क्या किया है, he subsequently founded two more underground society. उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई है, यंग इटली इन मार्सेल देन एंड देन यंग यूरोप इन बर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए इसको। मैज़िनी बिलीव दैट गॉड हैड intended nations to be the natural units of mankind, so Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms. ये इनकी आइडियोलॉजी थी। ये अलग बात है कि ये अपने जो उनका टारगेट था उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order. जो वहां के मोनार्क थे, उन्होंने कहा है कि जो गॉसिप मैजिनी है वो मोस्ट डेंजरस एनिमी है हमारी सोसाइटी के लिए, ऐसा बोला गया उनके लिए। इसके बाद देखिए द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 से लेकर 1848 तक के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। गोसेप मैजिनी ने 2 सोसाइटीज को फॉर्म किया बट वो अपने टारगेट में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसके बाद देखिए an event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. Greece had been part of the Ottoman Empire since the 15th century. आगे देखते हैं, the growth of revolutionary nationalism in Europe sparked of a struggle for independence among us the Greeks, which began in 1821. The growth of the revolutionary nationalism in Europe sparked of a struggle for independence. छोटे छोटे जो ग्रुप्स थे भी थे ना फ्रेंड्स, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी फ्रीडम चाहिए थी, उनमें भी ये फीलिंग थी और वो उसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे। और इसमें देखिए किन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की है, पोइट्स एंड आर्टिस्ट looted Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. और जो पोइट्स थे, जो आर्टिस्ट थे और जो पोइट्स एंड आर्टिस्ट थे, उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने लोगों को, जो वहाँ की जो कंट्री के सिटीजन थे, इवन उन लोगों को भी उन्होंने उसमें थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश किया, इस चीज के लिए उनको अवेयर करने के लिए उन्होंने कोशिश की है। एक नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने की उन्होंने यहाँ पर लोगों में कोशिश की है अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर। Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. इसके बाद बहुत सारे प्रयासों के बाद, बहुत सारी कोशिशों के बाद एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई है इन 1832 में और ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया। इसके बाद बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक आता है, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अभी तक तो देखिए हमने यहाँ पे बात की वॉर की, युद्ध चल रहा है, वॉर हो रहे हैं, रेवोल्यूशन है, तरह तरह के लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं और कॉन्स्पिरेसी चल रही है, लेकिन एक अलग से ग्रुप तैयार हो रहा था। वो क्या था? The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. केवल वॉर करके या अपनी टेरिटरी को बढ़ा के ही हम नेशनलिज्म नहीं ला सकते, ये रोमांटिसिज्म का थ्योरी थी। ये कहते थे कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। अपने नेशन का जो आइडिया है, नेशन को जो बनाने का आइडिया है, उसमें जो हमारा कल्चर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हैव एक्सप्रेसेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। रोमांटिसिज्म में ये कहते हैं कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट होते हैं जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। ये साइंस और टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह चीज को ये बिल्कुल डिनाई कर देते हैं और ये कहते हैं कि नहीं,
जो म्यूजिक है, जो हमारा कल्चर है, जो स्टोरीज हैं, जो हमारा आर्ट है, जो पोइट्री है, वो नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगा। उससे रिलेटेड उन्होंने ये पिक्चर भी दी है यहाँ पर। आगे देखते हैं। Their efforts was to create a sense of a shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nation. जैसे कि फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि नेशन स्टेट क्या होता है, ये एक अपनी हेरिटेज है जिसको हम मानते हैं, यस इट इज आवर हिस्ट्री, इट इज आवर हेरिटेज। इससे एक नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। जब मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि उस फीलिंग की कमी थी लोगों में, वो एक अंदर नेशन अपने कंट्री के साथ उनमें एक वो टची फील नहीं करते थे, वो फीलिंग नहीं थी उनके अंदर अपने नेशन को लेकर के, इमोशन नहीं थे, इसीलिए शायद वो लोग इतना रफली चल रहे थे पूरी तरीके से। तो यहाँ पर ये फीलिंग डेवलप हुई है रोमांटिसिज्म की। Other romantics such as the German philosopher John Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among the common people das walk. ये कुछ टर्म्स है, ये कुछ चीजें हैं जो उन्होंने उस टाइम पर बनाए थे। It was through folk songs, folk poetry and folk dances that the true spirit of the nation Volksgeist was popularized. So collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of national building. इसके बाद देखिए, the emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just a recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. देखिए ये जो इतना सारा कुछ पोइट्री बनाना, फोक टेल्स वगैरह, ये जो कहानियां, कथाएं और चित्र बनाने वाली जो कंडीशन चल रही थी, ये केवल इसलिए नहीं थी कि उनको एक नेशनल स्पिरिट लानी है, बल्कि ये इसीलिए भी थी कि जो मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज जाए लोगों में, लार्ज ऑडियंस उनमें भी जाए, इसके थ्रू जो पढ़े लिखे नहीं है उनमें भी नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प कर रही थी। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। यहाँ पर देखिए, एट द एंड ऑफ द 18th century by the great power Russia, Persia and Austria, जहां पर बहुत ज्यादा एक इसका इफेक्ट देखा गया। इसमें देखिए कार्ल Karponsky, for example, celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dances like the Polish and Moscow into nationalist symbols. ये कुछ nationalist symbols हैं जो different countries में, हम पोलैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर यूज किए गए। After Russian occupation, the Polish language was forced out of school and the Russian language was imposed everywhere. जब रशिया ने पोलैंड को कैप्चर कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, तो क्या होता है वहां पर जो पॉलिश लैंग्वेज है उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया और रशियन लैंग्वेज को वहां पर ले आए। इन 1831 एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस व्हिच वाज अल्टीमेटली क्रस्ड। इसके बाद धीरे धीरे जो थोड़ा सा इसमें और रिवॉल्यूशन आई है, जिन्होंने रशिया पे अटैक किया है, बट वो अल्टीमेटली हार गए। Poland began to use language as a weapon of national resistance. लेकिन जो पोलैंड है उसने अपनी लैंग्वेज को एक वेपन की तरीके से यूज किया। As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to teach in Russian. अब क्या होता है, जिन लोगों ने रशियन लैंग्वेज को फॉलो करने से मना कर दिया, उसको डिनाई किया, उसको साइबेरिया भेज दिया जाता था। फ्रेंड साइबेरिया क्या है? साइबेरिया रशिया की एक ऐसी जगह है जो बहुत ज्यादा ठंडी है, बहुत ज्यादा ठंडी है। तो ऐसी जगह पर ले जाकर के उनको जेल में डाल दिया जाता था एज अ पनिशमेंट। अब इसके बाद देखिए क्योंकि हम ये स्टार्टिंग से ये पढ़ते आ रहे हैं कि कंडीशन खराब ही हो रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर है, हार्डशिप है। The 1830s were years of great economic hardship in Europe. ये important है कि कौन सी टाइमिंग ऐसी, कौन से ईयर को द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप
बोला जाता है यूरोप में? तो फ्रेंड्स 1830 को बोला जाता है। यहाँ पे इस समय कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। The first half of the 19th century saw as enormous increase in population all over Europe. हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी तक जो यूरोप की पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं थी जितने जॉब ढूंढने वाले लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। लोग अपने विलेज को छोड़ करके टाउन एरिया में जा रहे थे, पर लोगों को रहने के लिए जगह नहीं थी इन सर्च ऑफ जॉब। Small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machine-made goods from England. अब एक कंपटीशन हो गया था जो हैंडमेड वर्क, जो हाथ से कुछ काम हाथ से कुछ चीजें बनाने वाले वर्कर्स थे उनके बीच में, और जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स थे उनके बीच में, और जो इंडस्ट्री चलाते हैं उनके बीच में। मशीनों में बना हुआ सामान, बट ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स कि वो सस्ता होता है दाम में, और जो हाथ से बनाया हुआ सामान होगा उसमें मेहनत लगती है वो महंगा होता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि लोग सस्ता माल खरीदेंगे, तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो बढ़ता जा रहा था, तो इसीलिए कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द अरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, लेकिन अरिस्टोक्रेसी फिर भी पावर को एंजॉय ही कर रही थी। पीजेंट्स स्ट्रगल कर रहे थे बहुत ज्यादा, उनको फ्यूडल ड्यूज भी देना पड़ रहा था, उनके ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस भी थे। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस, फूड के दाम बढ़ जाना, फसलों का खराब हो जाना, इन सब से टाउन और कंट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। द ईयर 1848 was one such year. Food shortages and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. 1848 तक पहुंचते पहुंचते कंडीशन इतनी खराब हो गई कि जो पेरिस में रहने वाली पॉपुलेशन है, जो सिटीजन है, वो सड़कों पर उतर आए। इतना बुरा हाल हो चुका था फ्रेंड्स अब यहाँ का। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम द रिपब्लिक, उसके बाद ही फिर नेशनल असेंबली बनी, उसमें एक रिपब्लिक प्रोक्लेम किया गया जिसने ग्रांटेड of suffrage to all adult males above 21 year and guaranteed the right to work. उन्हें काम करने का अधिकार दे दिया गया और वोट करने का भी अधिकार दे दिया गया। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, नेशनल वर्कशॉप बन गई उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए। अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw materials and gave them orders for finish. देखिए इनको काम कराने, काम तो दे दिया जा रहा था लोगों को, इंडस्ट्री छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको, बट उनके वेजेस उनको प्रॉपरली पे नहीं किए जा रहे थे। ये एक और प्रॉब्लम थी वीवर्स वगैरह के लिए। इसी की वजह से on June 2nd, on 4th June at 2 p.m. a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractor demanding higher wages. जब ये कह सकते हैं फ्रेंड्स, जब पानी सबके ऊपर चला गया, परेशानी और बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो 4 जून को जो वीवर्स है उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पे जाकर के सीधे अटैक कर दिया, जो उनसे बहुत ज्यादा काम ले रहे थे, पैसा नहीं दे रहे थे। तो ये हाई वेजेस को डिमांड करते हुए उनके घर की तरफ दौड़े। कुछ लोग इधर उधर भाग गए और इनमें से द कॉन्ट्रैक्टर फ्लीड विद हिज फैमिली टू ए नेबरिंग विलेज। बट क्या हुआ वहां पर, जब उनको कहीं पर शेल्टर नहीं मिली, सच अ पर्सन, ऐसे उनको शेल्टर नहीं मिली, ही रिटर्न 24 hours later having requested the army. In the exchange that followed 11 weavers were shot. आर्मी को उन्होंने कलेक्ट कर लिया, बुला लिया, और 11 वीवर्स को शूट कर दिया, मार डाला गया। इसके बाद देखिए पॉइंट है 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। In many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle class was under way. 1848 में कुछ मिडिल क्लास भी, एजुकेटेड मिडिल क्लास भी थी जो रिवॉल्यूशन को कैरी ऑन किए हुए थी।
their demands for constitutionalism with national unification. ये कुछ उनकी डिमांड थी. They took advantages of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principles, a constitution, freedom of the press and freedom of association. ये कुछ डिमांड्स थी जो एडुकेटेड मिडिल क्लास आगे रखे हुए थी. इसके पीछे वो रेवोल्यूशन चलाए हुए थे. In the German regions, a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. On 18th May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament, convented in the Church of St. Paul. ये एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है फ्रेंड्स, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से रिलेटेड. तो देखिए ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाई गई. इसके साथ साथ 18 में 48 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक साथ मार्च किया है. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए और उन्होंने कन्विंस किया इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल चर्च में फिर वो पहुंचे हैं. दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना फॉर ए जर्मन नेशन के लिए टू बी हेडेड बाय अ मोनार्क सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट. ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं. द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास. ठीक है, ये मिडिल क्लास के रिवोल्यूशन का एफर्ट्स का रिजल्ट था ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्लियामेंट का जो फॉर्मेशन हुआ था. तो अब देखते हैं आगे. द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास who resisted the demands for workers and artisans, and consequently lost their support. In the end, troops were called in and the assembly was forced to disband. लेकिन इनमें और जो बाकी वर्कर्स और आर्टिसंस हैं उनमें क्लैश हो गए व्यूज, उनमें नहीं बात बनी. तो क्या हुआ, बाद में इसको भी डिसबैंड कर दिया गया. कारण प्रॉब्लम कहीं सॉर्ट नहीं है, सॉर्ट आउट होनी नहीं है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना नहीं है यहाँ पर. मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल्स ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड. अब हम इतनी देर से फ्रेंड्स पढ़ते चले आ रहे हैं, यहाँ भी रिवोल्यूशन, वहां भी रिवोल्यूशन, ये भी प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन अभी तक भी कुछ भी नहीं था. फिर आगे देखिए क्या होता है. मोनार्क वर बिगिनिंग टू रियलाइज. अब मोनार्क जो थे उन्होंने थोड़ा सोचना शुरू किया कि ये जो रिवोल्यूशन का और रिप्रेशन का साइकिल है ना, ये तभी खत्म हो सकता है कि जब हम बाय ग्रांटिंग कंसेशंस टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी, जो लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज है ना, जब हम उनको थोड़े कंसेशन दे देंगे, उनको थोड़ा सा हम उनकी बातों को जब हम मान लेंगे, तभी शायद ये जो रिवोल्यूशन है बार बार की ये खत्म हो सकती है. तो फिर क्या हुआ, अब देखिए. अब द सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एवर एबोलिश्ड. जब मोनार्क ने ऐसे सोच लिया कि भाई नहीं बात बनने वाली है बिना ऐसा कुछ किए, तो उन्होंने जो सर्फडम थी एंड बॉन्डेड लेबर जो था उसको खत्म कर दिया इन द हब्सबर्ग डोमिनियन एंड इन रशिया. हब्सबर्ग डोमिनियंस में और रशिया में. हब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर autonomy to the Hungarians in 1867. अब जो हंगेरियंस थे उनको थोड़ा सा और ऑटोनॉमी मिल गई है, हब्सबर्ग रूलर्स ने उनको दे दी है. इसके बाद देखिए, अब यहाँ से बहुत ध्यान देने की जरूरत है फ्रेंड्स, अब थोड़ा सीरियस हो जाएंगे. द मेकिंग ऑफ द जर्मनी एंड इटली. द मेकिंग ऑफ द जर्मनी एंड इटली, और इस लेक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में.